हेलो विद्यार्थियों, राजहंस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए हम 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उदारवाद के सही मायने क्या थे यूरोप में। ठीक है, उदारवाद के सही मायने क्या थे, यानी उदारवाद क्या था। ठीक है, 19वीं सदी के शुरुआत में यूरोप राष्ट्रवादी एकता से संबंधित विचार उदारवाद से जुड़ा था। कब? 19वीं सदी में। 19वीं सदी में जो यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद का जो शब्द था उसकी परिभाषा किससे पूरी होती थी? उदारवाद से। किससे पूरी होती थी विद्यार्थियों? उदारवाद से पूरी होती थी। कब? 19वीं सदी में। ठीक है, उदारवाद। अब ये उदारवाद क्या है, ये देखिए, ये उदारवाद क्या है। ये एक लेबर शब्द से बना है। किससे बना है विद्यार्थियों? लेबर शब्द से बना है। उदारवाद एक लेबर शब्द से बना है जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है आज़ाद। क्या होता है विद्यार्थियों? आज़ाद। इसका अर्थ होता है आज़ाद। ठीक है, मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद मतलब व्यक्ति अपनी आज़ादी और कानून के समक्ष सबको बराबर मानता है। यूरोप में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। तो नए मध्यम वर्ग के लिए जो लेबर शब्द था या उदारवाद जो शब्द था, इस शब्द का मायने क्या थे कि व्यक्ति आज़ाद हो, स्वतंत्र हो और कानून के समक्ष सबकी क्या हो? बराबरी हो। ठीक है, और इस विचार पर सबकी सहमति हो और सहमति से एक ऐसी सरकार का गठन किया जाए जिस गठन हो जिसका निर्माण या जिसका गठन कौन करेगी? जनता करे। कौन करे? जनता करे। तो ये किनके विचार थे या कौन इसका समर्थन था? मध्यम वर्ग। कहाँ? यूरोप में। यूरोप का जो मध्यम वर्ग था उस वर्ग के लिए उदारवाद क्या था कि आज़ाद और कानून के समक्ष सब बराबर हैं, ऐसी सरकार का गठन किया जाए। ठीक है, और उस सरकार के गठन के निर्माण में भूमिका कौन निभाए? जनता निभाए। ठीक है। आर्थिक दृष्टि से उदारवादियों का मानना था कि बाजार की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा जो नियंत्रण लगाए गए हैं उन नियंत्रणों को खत्म किया जाए आर्थिक आधार पर। अब ये तो था मध्यम वर्ग का विचार। अब आर्थिक आधार पर उदारवाद यानी व्यापारी वर्ग के जो लोग थे वे इस उदारवाद को क्या मानते थे? आर्थिक आधार पर लोगों का क्या मत था कि बाजार में या कैसी व्यवस्था हो? बाजार मुक्त व्यवस्था। कैसी व्यवस्था हो? बाजार मुक्त व्यवस्था हो। और सरकार के द्वारा जो टैक्स लिए जाते हैं, जो कर लिए जाते हैं, उन करों में छूट दी जाए, उन करों को कम किया जाए। ये उदारवादियों की प्रमुख थी मांग थी। ये यानी पूंजीपतियों का उदारवादी विचार था। किनका? कि आर्थिक आधार पर आर्थिक क्षेत्र में सुधार किया जाए, बाजार मुक्त व्यवस्था को लागू किया जाए और कर जो लिए जाते हैं, टैक्स जो वसूले जाते हैं, उन टैक्सों को कम किया जाए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ दोनों बता दिए हैं, मध्यम वर्ग और आर्थिक वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग और आर्थिक वर्ग दोनों के लिए उदारवाद क्या था। मध्यम वर्ग तो क्या चाहता था कि लोग स्वतंत्र हों और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, ऐसी इस विचारधारा को महत्व देने वाली सरकार का गठन हो। ठीक है, आर्थिक वर्ग के लोग ये मानते थे उदारवाद को कि बाजार मुक्त व्यवस्था को लागू किया जाए और करों की वृद्धि को रोका जाए या करों में रोक लगाई जाए। ठीक है, 19वीं सदी में जर्मनी में, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें हम, तो 19वीं सदी में जर्मनी भाषा बोलने वाले जो क्षेत्र थे छोटे बड़े, वैसे 39 राज्यों का एक महासंघ बना। कहाँ? 39 राज्यों का एक महासंघ बना। कहाँ? यूरोप में। अब करों की क्या स्थिति थी, इसका हम एक उदाहरण देखते हैं कि अलग अलग भाषा को बोलने वाले देशों का एक संघ बना। छोटे बड़े देश थे, उनका एक संघ बना। इस संघ में कितने देश शामिल थे? 39 देश शामिल थे। इसको किसने बनाया था? नेपोलियन ने। किसने बनाया था विद्यार्थियों? नेपोलियन ने। ठीक है,
किसने बनाया? नेपोलियन ने बनाया था। और अब इस 39 राज्यों के संघ की व्यवस्था क्या थी कि अपनी तो राज मुद्रा थी, अपनी ही मुद्रा थी, और नाप तोल की व्यवस्था भी अलग थी। अन्य देशों की तुलना में इस संघ की नाप तोल की व्यवस्था भी अलग थी। ये 39 राज्यों का एक संघ है जिसे नेपोलियन ने बनाया। अब इसमें विभिन्नता क्या थी कि इस संघ की अपनी अलग मुद्रा थी और नाप तोल की जो व्यवस्था थी वो भी अलग थी। ठीक है। 1833 में, मैं ये साफ कर देता हूँ, 1833 में ईस्वी में इस संघ में हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग तक, हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग, अगर कोई व्यापारी यात्रा करता था तो उसे 11 जगह टैक्स देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था विद्यार्थियों? 11 जगह। इस 39 राज्यों के संघ की व्यवस्था की बात कर रहा हूं, आपको मैं उदाहरण ये दे रहा हूं। किसके आधार पर? आर्थिक वर्ग के आधार पर। जो उन्होंने मांग की थी ना कि मुक्त बाजार व्यवस्था हो और करों को बंद किया जाए, करों को कम किया जाए, तो इसलिए कि उनके मायने में ये उदारवाद था। तो वो क्या सुधार चाहते थे, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ दे रहा हूँ। 39 राज्यों का एक संघ बनाया गया। इसका निर्माण नेपोलियन ने किया था। इस संघ की अपनी अलग मुद्रा थी, अलग नाप तोल थी। 1833 ईस्वी में जब कोई व्यापारी हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता था, कहाँ जाता था? हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता था, तो उसे 11 जगह टैक्स देना पड़ता था। कितनी जगह टैक्स देना पड़ता था विद्यार्थियों? 11 जगह। ठीक है। यानी अगर हम इसको 5% भी माने तो 11 की जगह कितना हो गया? 55%। तो उसकी इनकम, आय टैक्सों में ही चली जाती थी। उसके पास मात्र 45% बचता था। ठीक है। तो इसलिए इस आधार पर, आर्थिक आधार पर ये लोग ये व्यवस्था को चाहते थे, उदारवाद को। इस उदारवाद को इसका एक आधार मानते थे कि इस विचारधारा के आधार पर ये नई जो सरकार आए वो इस व्यवस्था को बदले। ठीक है। और हर जगह कितना प्रतिशत देना पड़ता था? 5% देना पड़ता था। तो इस हिसाब से 55% जो आय थी उनकी वो टैक्सों में ही चली जाती थी और मात्र 45% इन व्यापारियों के पास बच पाता था। जैसे यह शुल्क वजन और आकार के अनुसार अलग अलग होती थी। यह शुल्क जो होता था, सीमा शुल्क कहें या टैक्स कहें, ये हर जगह अलग अलग होता थी। नाप तोल वजन सब अलग अलग होता था। ठीक है। सब अलग अलग होता था। 39 राज्यों के इस महासंघ में, हर देश में, इस महासंघ में जो देश पड़ते थे उन देशों की अलग अलग एक नापतोल व्यवस्था थी। ठीक है। कपड़े को मापने का जो पैमाना था इसे कहा जाता था एले। क्या कहा जाता था विद्यार्थियों? एले। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ये परीक्षाओं में कि एले क्या है। तो क्या है विद्यार्थियों? 39 राज्यों के महासंघ में कपड़ों को मापने की प्रणाली, मापने की प्रणाली क्या कहलाई? एले। क्या कहलाती है? एले। 39 राज्यों का जो महासंघ था जर्मनी में, तो वहां कपड़ों की जो मापने की प्रणाली थी उसे एले कहा जाता था। क्या कहा जाता था विद्यार्थियों? एले कहा जाता था। जैसे जैसे स्थान बदलते रहते थे तो इस एले की लंबाई चौड़ाई घटती जाती थी। किसकी? एले की। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हर देश की, इस महासंघ में भी प्रत्येक देश की अपनी अलग मापन पद्धति थी। ठीक है। जैसे देखिए कपड़ों की माप, अब मैं आपको एक सारणी बता रहा हूँ। कपड़ों की माप तो क्या है? एले। क्या है विद्यार्थियों? एले तो क्या है? कपड़ों की माप। स्थान
स्थान, ठीक है, जो कैसे होते थे, अलग अलग होते थे, और माप, यहाँ है माप। तो इसको तो हमें केवल ये याद रखना है, एले क्या है, कपड़ों की माप प्रणाली है जो इस महासंघ में अलग अलग थी। अब देखिए हर देश में क्या क्या थी। फ्रैंकफर्ट, 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 फ्रैंकफर्ट शहर जो जर्मनी का था, यहाँ कपड़े की मापन प्रणाली थी 54.7 cm, 54.7 cm। कहाँ? फ्रैंकफर्ट में। यानी वहाँ 1 मीटर माना जाता था। मेंज में, यानी फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर का क्या होता था, एक एले। क्या होता था? एक एले। कितना? 54.7 सेंटीमीटर का एक एले होता था। कहाँ? फ्रैंकफर्ट में। मेंज में ये क्या होता था? मेंज में इसकी लंबाई कितनी होती थी? 55.1 सेंटीमीटर। कितनी होती थी विद्यार्थियों? 55.1 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ? मेंज में। यानी मेंज में 55.1 सेंटीमीटर क्या होता था? एले। अब अंतर आया ना इसमें, यहाँ 54.7 है और यहाँ 55.7 एले होता था। 55.1 सेंटीमीटर में एक एले होता था। कहाँ? मेंज में। न्यूरेमबर्ग में, न्यूरेमबर्ग में इस कपड़े की इस माप होती थी 65.6 सेंटीमीटर। 65.6 सेंटीमीटर। यानी न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर का एक एले होता था। 65.6 सेंटीमीटर का एक एले न्यूरेमबर्ग में होता था। फ्राइबर्ग में, फ्राइबर्ग में, जो फ्राइबर्ग था जर्मनी का, इस महासंघ का देश, इसमें 53.5 सेंटीमीटर का 53.5 सेंटीमीटर का एक एले होता था। कहाँ? फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर का एक एले होता था। ये कपड़े की मापन प्रणाली थी। कहाँ? जर्मनी महासंघ में, जो का किसके द्वारा बनाया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा बनाया गया था। यहाँ कपड़े की मापन प्रणाली अलग अलग थी। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना, क्योंकि व्यापारी को यहाँ 5% टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, इसमें 39 राज्य थे और ऐसे लगभग 11 जगह थी जहाँ व्यापारी को ये टैक्स देना पड़ता था 5%। ठीक है, क्या देना पड़ता था? 5% टैक्स देना पड़ता था। यानी इसका मतलब 55% उसे कहाँ देना पड़ता था? टैक्स में। ठीक है, नया वाणिज्य वर्ग ऐसी स्थितियों के आर्थिक विनियम और विकास के बाधक मानता था। अब जो नया आर्थिक वर्ग उदय हुआ, यह वर्ग इस व्यवस्था को आर्थिक विनियम और विकास में बाधक मानता था। क्या मानता था? बाधक मानता था कि इससे आर्थिक विकास को बाधा पहुंच रही है, आर्थिक विकास की गति है जो धीमी है, इसलिए इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। इसलिए इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। और ये जो नया आर्थिक वर्ग था, ये उदारवाद का अर्थ अपने इस क्षेत्र में इस प्रकार लगाता था कि मुक्त बाजार व्यवस्था को लागू किया जाए और सीमा शुल्कों को कम किया जाए। ठीक है विद्यार्थियों, 1834 में प्रसा के द्वारा एक शुल्क संघ स्थापित किया गया, जिसे अधिकांश जर्मनी राज्यों में शामिल था। 1834 में अब क्या होता है? 1833 तक तो ये व्यवस्था थी। 1834 में जर्मनी संघ ने एक सीमा शुल्क संगठन बनाया। क्या बनाया? सीमा शुल्क एक संगठन बनाया। किसके द्वारा? प्रसा के द्वारा। किसके द्वारा? प्रसा के द्वारा एक सीमा संगठन बनाया गया, सीमा शुल्क संगठन बनाया गया, जिसे क्या कहा गया? जाल्वे राइन। क्या कहा गया विद्यार्थियों? जाल्वे राइन। जाल्वे राइन के नाम से जाना गया। ठीक है, जाल्वे राइन नामक एक संघ बनाया गया, जिसे
अधिकतर जर्मनी राज्यों में लागू भी किया गया था। जर्मनी राज्यों ने इसको स्वीकृति भी दी थी। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जालवेराइन क्या है, आया भी है कई बार कि जालवेराइन क्या है। तो जालवेराइन क्या है? जालवेराइन 1834 में प्रशा के द्वारा सीमा शुल्क संगठन बनाया गया। यानी यह एक क्या है? सीमा शुल्क संगठन। क्या है? सीमा शुल्क संगठन, जिसे 1834 में किसने बनाया था? प्रशा ने बनाया था। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने आज की इस क्लास में देखा कि उदारवाद के दो मायने, जिसमें एक नए मध्यम वर्ग के बारे में देखा था और एक आर्थिक वर्ग के बारे में। मध्यम वर्ग तो क्या मानता था इसे कि स्वतंत्रता या आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो, ऐसी सरकार का गठन किया जाए। आर्थिक वर्ग मुक्त बाजार व्यवस्था और करों में सीमा शुल्क जो वसूले जाते थे उनको बंद किया जाए या कम किया जाए। ये उनके मायने थे उदारवाद के। आज की इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।